ये गठबंधन का एक धर्म होता है कि जब गठबंधन हमारा बिहार में है तो हमारा गठबंधन दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी हमें देवली विधानसभा एक सीट मिली। इसके साथ हमारा गठबंधन वेस्ट बंगाल में, वहां भी हम लोग लोकसभा विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोग झारखंड में भी हमारा यूपी में कितनी सीटों की मांग रहेगी? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है। मैं अभी आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी जुम्मा 4 दिन पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। अभी तो मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया हूं। अभी मैं सही मायनों में तो राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में आया भी नहीं हूं। तो ये सवाल का जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। पर आने वाले दिनों में जब मेरी पार्टी के अंदर उपयोगिता बढ़ेगी और पार्टी में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो वार्ता होगी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। लेकिन इस समय तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं और इसका जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सक्षम है। आज भारत सरकार के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी के सम्मान में अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही उत्साह के साथ आज दिल्ली में उपस्थित हुए। और कार्यक्रम में अरुण भारती जी लोकसभा के सांसद हैं और चिराग पासवान जी के एमपी भी हैं, और संभावित चौधरी जो दूसरी लोकसभा सांसद हैं, जो कि भारत की संसद में सबसे कम उम्र की लोकसभा की सांसद बनी है, तो वो उपस्थित थी। हमारे भारती साहब जो एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद में ज्ञानचंद गौतम जी, और उसके बाद में एससी प्रकोष्ठ के हमारे जो माइनॉरिटी सेल के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित रहे, और आसिम खान साहब, और युवा प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रणव जी ने भी आज शिरकत की। लेकिन आज लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलते और उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अकस्मात बुलाए जाने के कारण चिराग पासवान जी की आज उपस्थिति नहीं हो पाई। लेकिन बहुत जल्द ही वो हमारे सभी साथियों से प्रेम भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी सद्भावना, अपनी स्वेच्छा अपने दोनों सांसदों के माध्यम से और जो हमारे 3 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आयोग के माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत की है और समाज से अपील की है। ये पार्टी रामविलास पासवान जी, जिनका पूरा इतिहास बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित रहा है, करीब 5 दशक तक भारत की कैबिनेट में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की कोशिश की है। और जो नारा उनका था कि मैं हर उस घर में चिराग दिया जलाने चला हूँ जिसमें अंधेरा है, वो आज भी उसका संकल्प दोहराया गया है। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 सांसद चुने गए, इसमें 3 हमारे अनुसूचित जाति समाज से हैं और 2 सामान्य जाति से हैं। 19 विधायक अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें चुने गए हैं बिहार से। इसमें एक हमारे सांसद, हमारे जो विधायक है उनको कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति समाज से बनाएगा, और एससी आयोग का, राष्ट्रीय आयोग का जो चेयरमैन है वो भी बिहार का हमारे अनुसूचित जाति समाज से बिलोंग करते हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आज सभी ने आज बड़े जोश खरोश के साथ में इस अभिनंदन समारोह भाग लिया और सभी ने संकल्प किया कि आने वाले दिनों में हम सब लोग बाबा साहब का सपना, रामविलास पासवान जी का सपना चिराग पासवान जी के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे, और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी को, जो रामविलास पासवान उसमें नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पूरे देश में मजबूत करने का काम करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरह से बड़ी देर से काफी इंतजार कर रहे थे, तो क्या ये आपको मालूम पहले से नहीं था कि चिराग पासवान आज आ नहीं सकते हैं और काफी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए? नहीं, अंतिम समय तक भी ये बात बार बार आती रही थी, क्योंकि हमारे जो चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब उनके साथ बराबर संपर्क रहा कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई बंद होगी उसके बाद में चिराग पासवान सीधे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन अचानक ही प्रधानमंत्री के द्वारा सभी मंत्रियों को बुलाए जाने के कारण उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई, और उसको अरुण भारती साहब जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने समाज के सम्मुख उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। उन्होंने 2-3 बार खेद व्यक्त किया कि पूरा समाज जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक का और वेस्ट बंगाल से लेकर के बिहार तक के लोग यहाँ पर आए आज, तो उनके सम्मुख उन्होंने खुद ही उन्होंने कहा कि भाई हमें इस बात का बहुत दुख खेद है कि माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्र की बड़ी जिम्मेदारी के चलते आज अपने समाज के बीच में नहीं आ पाए, लेकिन बहुत जल्दी वो समाज के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप उत्तर प्रदेश होकर के रामविलास पासवान जो पार्टी है आप ज्वाइन कर रहे हैं एलजेपी रामविलास, क्या रणनीति है उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं? देखिए, पार्टी की अपनी जो कार्यशैली है उसको बिहार में आप लोगों ने देखा। बिहार के अंदर जिस तरीके से 2021 के अंदर नई पार्टी का गठन चिराग पासवान जी को करना पड़ा, और उस परिस्थिति में क्योंकि अगर आपने देखा हो कि पिछली बार जो असली पार्टी लोक जनशक्ति, इसका चुनाव चिन्ह भी उनके चाचा जी
को मिला और पार्टी का जो मतलब ये है कि स्वामित्व भी जो है उन्हीं को चाचा जी को मिला। उसके बाद में 2021 में लंबे संघर्ष के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन हुआ और इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सांसद जीत करके 19 एमएलए विधानसभा बिहार में जीत करके पंचम लहराने का काम किया और आने वाले दिनों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब और जिन राज्यों में चुनाव वेस्ट बंगाल में सभी जगह पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिर भी केपी साहब आप जो है बहुजन चेहरा बन चुके हैं, लगभग बहुजन समाज के लोग आपको पहचान नहीं रहे हैं, पर इनको दोनों पिता पुत्र को कहा गया है कि मौसम विज्ञानी जब पार्टी यानी कि हारती है या क्यों कहा जाए सत्ता बदलती है तो ही बदल जाते हैं, तो आप कैसे टिके रहेंगे साथ में? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया है रामविलास पासवान जी का जो चेहरा है, अगर हम बहुत सारे राजनेताओं की कार्यशैली को देखते हैं तो राजनीति में बहुत सारी चीजें निर्णय लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। पासवान साहब सरकार में रहे, मंत्री रहे, हमारे जैसे बहुजन समाज के लोग उनके दरवाजे पे जाते रहे, समस्याएं बताते रहे, उनका समाधान इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत सरकार के अंदर किसी पोजीशन में थे। मायावती जी बीजेपी के साथ 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, अगर नहीं बनती तो शायद जो कर पाई वो न कर पाएंगे। तो लिहाजा ये कि राजनीति के अंदर जो अभी आपने कहा कि मौसम वैज्ञानिक होना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दिख रहा है कि ये आदमी सरकार में सत्ता में आ रहा है, अगर ये आदमी सत्ता में आ रहा है और सत्ता में रहने से समाज का भला हो सकता है, तो सत्ता में बने रहने के लिए अगर मौसम वैज्ञानिक का जो खिताब अभी आपने बोला है, तो मुझे लगता है कि ये मैं तो इसको मतलब एक मेरिट के रूप में देखता हूँ, डीमेरिट के रूप में नहीं देखता। क्योंकि अगर हमारे लोग सरकार में नहीं होंगे, सत्ता में नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उन पर रोक लगाने में मुझे लगता है वो सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य राज्य अभी हमारे चुनाव में, जैसे वेस्ट बंगाल का सबसे पहले हमारे सदस्य, अभी हम सब लोग सभी पार्टी के पदाधिकारी वेस्ट बंगाल को फोकस करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी उसी क्यू में है, पंजाब भी उसी क्यू में है और मुझको पंजाब का प्रभार भी दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभार भी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति समाज का पिछले करीब 40 साल यानी 4 दशक से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य भी देख रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि जो मौसम वैज्ञानिक उनको माननीय स्वर्गीय रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था, तो क्या है मौसम वैज्ञानिक एनडीए के साथ अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीट देगी या इस पे क्या? देखिए, ये गठबंधन का एक धर्म होता है कि जब गठबंधन हमारा बिहार में है तो हमारा गठबंधन दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी हमें देवली विधानसभा 1 सीट मिली। इसके साथ हमारा गठबंधन वेस्ट बंगाल में, वहां भी हम लोग लोकसभा विधानसभा लड़ने जा रहे हैं। साथ साथ हम लोग झारखंड में भी हमारा यूपी में कितनी सीटों की मांग रहेगी? देखिए, ये पार्टी का नेतृत्व है। मैं अभी आप ये कह सकते हैं कि मुझे अभी जुम्मा 4 दिन पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। अभी तो मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया हूँ, अभी मैं सही मायनों में तो राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में आया भी नहीं हूँ। तो ये सवाल का जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। पर आने वाले दिनों में जब मेरी पार्टी के अंदर उपयोगिता बढ़ेगी और पार्टी में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है कि आगे आने वाली जो वार्ता होगी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ, लेकिन इस समय तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ और इसका जवाब देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सक्षम है। मेरे गाँव के लोग भी आज चिराग पासवान जी का सम्मान करने आए, तो मैं अपने गांव के चाचा जी, सबसे पहले मैंने अपने गांव का फेवर कर रहा हूं बात के। जो भी है सामने से बात शुरू करें। अनुसूचित जाति और जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के मुख्य संरक्षक श्री AR जोशी जी, संरक्षक PR मीना जी, धन सिंह जी, संरक्षक ब्रिजभूषण जी, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार जी, महासचिव KP चौधरी जी, जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपका स्वागत है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ हम लोगों ने बिहार के चुनाव में अपने कार्यक्रम किए थे लगभग 1 सालों में, जिसके बदौलत बिहार विधानसभा में गठबंधन में रहते हुए 29 सीटें लेना और उसमें से 11 विधायक जिता करके ले आना, थोड़ा सा काम जब मेरे साथ होता है तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अपने परिश्रम का फल मीठा होता है। साथ ही साथ हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम खान जी, SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गौतम जी, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार जी, हमारी छोटी बहन संसद में मेरे साथ बैठती हैं और बहुत जब कई बिलों पर डिस्कशन होता है, जिस दिन मुझे बोलना होता है तो मुझे बहुत एनकरेज भी करती है हमारी छोटी बहन माननीय सांसद शांभवी चौधरी जी। 10 राज्य से आए हुए महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले
दुनिया के सबसे बड़े धर्म बौद्ध धर्म के जो भगवान है बुद्ध भगवान को याद करूंगा। इसके बाद हमारे बुद्ध भगवान के बाद अगर किसी को वो जगह मिलता है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर को मिलता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संघर्ष ही नहीं किया था, अपने जीते जी भले ही वो देश आजाद होने के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो इतने मोटिवेटेड थे कि वो आपके लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था करके गए हैं कि जिसके कारण हमारा समाज आज सशक्त हुआ है। आज जिस जगह पर पहुंचा है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आप याद कीजिएगा, उन्होंने जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, अलग अलग डिग्रियां को लेकर के हो, और आज भी जब लोग कहते हैं कि उनके पास 32 डिग्रियां थी और उन डिग्रियों में अलग अलग जब खोजते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसे शख्स पे आवाज उठा रहे हैं जिसके पास अगर 32 डिग्रियां थी तो वो विजन भी था जो कोई नहीं देख पाया था। पूना पैक्ट सबसे बड़ा पूरे समाज के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात था, क्योंकि जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समय में कम्युनल अवार्ड की बात की थी, अगर वो उसमें सक्षम होते तो आज हमारा समाज कहीं से कहीं और होता, लेकिन इसको पूना पैक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया गया था। लेकिन जब देश का संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब से बड़ा सक्षम कोई दक्ष आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। साथियों, उसके बाद मैं याद करूंगा हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनका मैं याद करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 15 साल उनके सानिध्य में गुजारा है, जहां पर उनका मैं दामाद तो था लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा भी था, और जो बड़े बेटे का दायित्व होता है उनके जो अनुभव थे उन्होंने मुझे सारे बताए थे, जिस कारण से बहुत सारी जब गलतियां मैं आज करता हूं तो उनको याद करता हूं, क्योंकि उनकी दी हुई सीख अगर वो आज हमारे साथ होते तो जरूर मुझे समझाते, मुझे बताते कि इसको बेहतर कैसे करना है। आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग गलती करके भी आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, मैंने आपको बताया वो अपनी पार्लियामेंट्री दायित्व के कारण, मंत्रालय के दायित्व के कारण नहीं आ पाए यहाँ पर, लेकिन वो जहां भी हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। उनकी जगह हम आकर के उनकी जगह को भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी साथ करके वो जरूर संवाद करेंगे। मैंने अपनी करियर की शुरुआत, क्योंकि मैंने देखा आप लोग इसमें बहुत सारे लोग बैंकर्स रहे हैं, मैंने भी बैंकर्स के तौर पे अपनी करियर की शुरुआत की थी। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम किया करता था, क्योंकि जब मैं MBA करके आया था तो सबसे पहले जो चुना गया विषय था वो मेरा फाइनेंस था। इस कारण से मेरा करियर भी वहां से शुरू हुआ है। और तब बाबा साहब की कही एक बात याद आती है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वहां से लेकर के सांसद बनने तक का एक लंबा सफर रहा है, और इस सफर में जब सांसद बनने के बाद मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में बिहार में मैं वहां का प्रभारी हूं, झारखंड का प्रभारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी हूं। सांसद बनने के बाद उन्होंने पहला दायित्व दिया कि आप झारखंड में जाएं, अपने लोगों को संगठित करें और एनडीए का गठबंधन, वहां पर चूंकि पार्टी का गठबंधन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ केंद्र में था, आप वहां बनाए और कोशिश करें कि हमें गठबंधन में सीटों के बंटवारे में हमें भी कुछ मिले, ताकि हम लोग भी चुनाव जीत सके, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा सके। उस वक्त क्योंकि मुझे सांसद बने हुए मात्र 2 महीने हुए थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं गया। मैं इसी तरह से मैंने कई सारी सभाएं की पूरे झारखंड में, और 3 बड़ी सभाएं की हम लोगों ने, और इन 3 बड़ी सभा में जब समाज की ताकत दिखी तो एनडीए गठबंधन ने हम लोगों को उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मात्र 1 सीट दी थी, लेकिन वो 1 सीट भाजपा ने नहीं दी थी, वो हम लोगों ने अपनी पसंद की ली थी। और वहां से आज हमारे जनार्दन पासवान जी विधायक हैं, और अब झारखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां के
प्रयोग से वो संतुष्ट होकर के उन्होंने कहा कि बिहार में भी चूंकि साल भर बाद चुनाव है, आपको काम करना चाहिए। बिहार में मैं बैठूंगा तो मैं विस्तृत तरीके से बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने जो छोटे छोटे हर जिले में जाकर के कार्यक्रम शुरू किया, हमने पूरे समाज को संगठित करने का कार्य शुरू किया और इसके बाद 7 बड़ी सभाएं की, नवसंकल्प महासभा। उन सभाओं के माध्यम से, मतलब जितनी बड़ी सभा आप प्रधानमंत्री जी का सोच सकते हैं, हमारी कोई भी सभा उससे कम नहीं थी। और पहली बार पार्टी के इतिहास में यह हुआ कि हम लोगों ने उस स्तर की सभा की। हमारे समाज के लोगों को भी लगा, हमारे बिहार के लोगों को भी लगा कि अब हम उस स्तर पर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपने समाज के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। उन कार्यक्रमों की सफलता से हमें एनडीए गठबंधन में 29 सीटें मिली। आज हमारे 19 विधायक हैं और उन 19 विधायकों में से कम 4 अपने समाज के लोग हैं, जिसमें से आज एक मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ ये पार्टी को नहीं बढ़ाया आगे, हमने समाज को भी आगे बढ़ाया। और याद रखिए, जब भी आप अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी पार्टी भी स्वतः बढ़ेगी, आप भी मजबूत होंगे, आपका समाज भी मजबूत होगा और आपकी पार्टी भी मजबूत होगी। और अब यही दायित्व हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या कार्यक्रम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इन सभी के ऊपर अभी बातचीत होनी बाकी है। अलग अलग बैठकें होंगी और इसके बाद एक तय कार्यक्रम के तहत छोटी सभाएं हम लोग के स्तर पे होंगी और बड़ी सभाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के स्तर पे होंगी, उनके नेतृत्व में होंगी। हम लोग यह जरूर चाहते हैं, जिस तरह से हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये सपना था कि झारखंड में हमारा विधायक हो, हम लोगों ने वो सही करके अपनी तरफ से साबित किया, उनका ये सपना पूरा कर पाए। बिहार में एक समय हमारे 29 विधायक जीते थे। आज हम लोग उस टारगेट को तो वहां तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अगर हम इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपने समाज को मजबूत करते रहेंगे, बिहार के लोगों को मजबूत करते रहेंगे, तो हम लोग जरूर एक दिन वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। और उस पद पर यह हम लोगों का सपना है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को एक दिन हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि एक साथ में लक्ष्य और भी है कि हमारी पार्टी आज के दिन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नई पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने बनाई है इसको। तो आज के दिन हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए भी काम चल रहा है। नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, बिहार में हमारे 19 विधायक हैं और अगले राज्य यूपी में अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं, जो एक निश्चित जो पैमाना है, एक जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से तो जरूर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सपना था राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, वो हम पूरा कर पाएंगे। साथियों, जरूरी है कि हम लोग जब पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, हम समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, तो हम दाएं और बाएं तरफ जरूर देखें, क्योंकि कितनी बार जब फोकस आगे रहता है ना, तो हमारे दाएं कौन खड़ा है, हमारे बाएं कौन खड़ा है, वो छूटता है। जबकि युद्ध का ये नियम है कि अगर आपका दाहिना मजबूत है और बायां मजबूत है तो आप कभी युद्ध हारेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में और भी संवाद होंगे और भी बातें होंगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आ पाए, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है केपी चौधरी जी कि आपके नेतृत्व में हम लोग आगे संवाद को जारी रखेंगे और उत्तर प्रदेश में जो अलग कार्यक्रम तय होंगे उसमें भी आपका मार्गदर्शन लिया जाएगा। और उस वक्त हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने बिहार में किए थे नवसंकल्प के माध्यम से, वैसे ही कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश में करें, ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े, लोग आपको बुला करके आपका हक आपको दे। बहुत बहुत धन्यवाद।